नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कोशिका के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन ली थी और आज अपन कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो पिछली क्लास थी अगर उसको आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देखें। ठीक है, और इसके बाद में ये इसका नेक्स्ट पार्ट है कोशिका का ही। कोशिका की संरचना आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संरचना में जैसे अपन ने कोशिका झिल्ली पढ़ ली थी पिछली क्लास में, लेकिन जो मेन कोशिकांग है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। मेन कोशिकांग है अपने टोटल 10 कोशिकांग है, जैसा आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। गोल्जिकाई, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदवी जालिका, रिक्तिका, तारकाई, लवक, पेरोक्सिसोम और साइटोपंजर। ठीक है, तो एक एक करके अपन इनको शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम अपन नहीं लगाते हैं। सबसे पहला है गोल्जिकाई। देखो, गोल्जिकाई की खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने और नाम दिया था वॉल्डेन ने। कैमिलो गोल्जी ने खोज करी थी। कहां पे करी थी? तंत्रिका कोशिका के अंदर करी थी। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कैमिलो गोल्जी तो चलो पूछा गया है आगे, सबसे पहले खोज करी थी, लेकिन दिखी कहां पे थी? तंत्रिका कोशिका में। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं, नाम याद रख लेना भाई। इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। यह शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन का संश्लेषण करता है, नॉर्मल है। इंपोर्टेंट लाइन है, इसमें सिस उत्तल तल तथा ट्रांस अवतल तल पाया जाता है। सिस का उत्तल, ट्रांस का अवतल। सिस उत्तल तल को अपन कहते हैं संरूपण तल। क्या कहते हैं? संरूपण तल। ट्रांस अवतल को कहते हैं परिपक्वन तल। क्या कहते हैं? परिपक्वन तल। अगली चीज, यह आरबीसी, शुक्राणु और पादपों की चालनी नलिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। कौन? गोल्जिकाई। कहां कहां नहीं होता? आरबीसी, शुक्राणु, पादपों की चालनी नलिका और प्रोकैरियोटिक। इसके बारे में तो अपन ने शुरुआत में बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक के अंदर गोल्जिकाई, तारकाई, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ही नहीं होते। ठीक है, अब देखो रे, गोल्जिकाई के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को याद रखना रे। गोल्जिकाई लाइसोसोम को बनाता है, गोल्जिकाई परऑक्सीसोम को बनाता है। लाइसोसोम खुद एक कोशिकांग है और इसका निर्माण कौन कर रहा है? गोल्जिकाई। गोल्जिकाई, ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने। अब देखो, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जिकाई करता है। शुक्राणु के एक्रोसोम, जो लेन याद रख लीजिए, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, ऑप्शन गोल्जिकाई। को कौन करता है? गोल्जिकाई। ठीक है, ये अपना पहला कोशिकांग हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करी थी रे डी ड्यूए ने। लाइसोसोम को बनाता कौन है? अभी जस्ट पिछली स्लाइड में पढ़ा था, कौन बनाता है रे? गोल्जिकाई बनाता है। कौन बनाता है? गोल्जिकाई। इसमें जल अपघटनी एंजाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई साहब। एंजाइम नाम याद रखो, हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटोएजेज, कार्बोहाइड्रोजेज। ये 4 जल अपघटनी एंजाइम है जो कहां पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर। ये काम क्या करते हैं रे? मृत व सड़ी गली कोशिकाओं का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, मतलब कोशिका की साफ सफाई करते हैं। ठीक है, ये रही कोशिका, ये रहा लाइसोसोम, इसके अंदर ये एंजाइम भरा हुआ है। मान लो लाइसोसोम फट जाए तो ये एंजाइम बाहर आएगा। अब एंजाइम का काम क्या? खाने का। जब ये बाहर आएगा तो इसी कोशिका को खा जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी सारी चीजें इसके अंदर। खोज करी थी अल्टमान और फ्लेमिंग ने, नाम दिया था बेंदा ने। ठीक है, कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली घर। ठीक है, किस लिए कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसको केब्स चक्र कहते हैं। कौन सा चक्र कहते हैं? केब्स चक्र। इस केब्स चक्र के कारण क्या बनती है? एटीपी। एटीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन
ट्राइफास्फेट। एटीपी का क्या मतलब हो गया? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, इंपॉर्टेंट लेन है। यह एक अर्ध स्वायत्त शासी अंग है। इसके जैसा एक और अंग है प्लेस्टिड, ये भी यही ध्यान रख लेना। प्लेस्टिड बोल दो चाहे लवक बोल दो, दोनों एक जड़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्ध स्वायत्त शासी अंग है और प्लेस्टिड या लवक भी अर्ध स्वायत्त शासी अंग है। क्यों? क्योंकि दोनों की उत्पत्ति कोशिका में जीवाणु के आगमन से होती है। देखो, इसकी उत्पत्ति कोशिका में जीवाणु के प्रवेश से होती है। सेम टू सेम बात है प्लेस्टिड या लवक की। यह केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह विकसित कोशिका अंग है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसके ऊपर F1 कण पाए जाते हैं जिनको ऑक्सीसोम कहते हैं। इस प्रकार की आंतरिक झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर F1 कण जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। इसमें प्रोटीन, फास्फोलिपिड, डीएनए, आरएनए 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं रे? राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और सीधा सवाल आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यहां पे S का मतलब है, S का मतलब क्या है? स्वेड वर्ग या अवसाद गुणांक। ध्यान रखियो रे, ओ पूछे नहीं पूछे, ओ पूछ सके, ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिर है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक और कोशिका का श्वसन केंद्र। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का क्या है? श्वसन केंद्र। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। नंबर 17, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, जॉर्ज पेलेड ने इसकी क्या करी थी रे? खोज करी थी। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। खुरदरी अंतःप्रदवी मुख्य तो यहीं पे पाया जाता है। राइबोसोम मेनली अगर पूछे राइबोसोम उपस्थित का, सीधा सवाल आ गया, राइबोसोम उपस्थित होता है तो कहां? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर दानों के रूप में। काम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना। अपन ने जब आरएनए पढ़ा था, सबसे पहला आरएनए mRNA, तब अपन ने पढ़ा था कि mRNA, ठीक है, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। जो tRNA होता है वो अमीनो अम्ल को यहां तक पहुंचाता है, पढ़ा था ना। तो प्रोटीन संश्लेषण का मेन कारखाना कौन है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम अपन ने पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो अस्पष्ट होती है। ये आरएनए वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये दो लेने याद रखना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। यूकैरियोटिक में कितने प्रकार के रे? 80 प्रकार के। प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के? 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ध्यान रखना, राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहते हैं? कारखाना कहते हैं। ये हो गया राइबोसोम। चलिए अगला है रे अपने पास अंतःद्रव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका। खोज करी थी पॉटर ने। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ऐसे चपटी नलिकाओं के जैसी ऐसी होती है इस प्रकार से। कौन? अंतःप्रदव्य जालिका। दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम होते हैं, जबकि चिकनी क्या करती है? वसा और लिपिड के अणुओं का संश्लेषण करती है। ठीक है, खुरदरी इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, चिकनी वसा व लिपिड अणुओं का संश्लेषण करती है। इसमें स्टीरॉयडल हार्मोन भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है हम की पूछ सके, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के पास है जिम्मेदारी, और अधीनस्थ बोर्ड आपको पता है, इसलिए थोड़ी सी चीजें किताबों से मैंने एक्स्ट्रा डाल रखी है। ठीक है, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका में एक हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? स्टीरॉयडल हार्मोन। याद रखना। अब अंतःप्रदव्य जालिका किसका निर्माण करती है? गोल्जी काय का निर्माण करती है।
गोल्जी इकाई किसका निर्माण करता है रे? लाइसोसोम का निर्माण करता है। याद है कि नहीं है? गोल्जी इकाई सबसे पहला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम का निर्माण करता है। इस गोल्जी इकाई खुद का निर्माण कौन करता है? अंतःपर्दवी जालिका करती है। ठीक है, इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं रे, ध्यान रखना। कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली का निर्माण इसी से होता है। कोशिका का जब विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पर एक अवस्था के अंदर कोशिका झिल्ली लुप्त होगी, एक अवस्था के अंदर कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली लुप्त होगी और केंद्रक झिल्ली वापस बनेगी। तो जो केंद्रक झिल्ली का निर्माण है वो अंतःपर्दवी जालिका से बनता है। ठीक है, सिंपल है, देख लेना, अच्छे से याद कर लेना एक बार। ठीक है ना, आराम से नहीं देखो तो एक की स्पीड में करके, आधे की स्पीड में करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आप लोगों को पढ़ा हुआ है, रिवीजन सब करा हुआ है। ये आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा। एक बार देखा सब रिकॉल, एक चीज जो भी आपने पढ़ी है हाथों हाथ आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। पूरा देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिक्तिका या रसधानी। खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। जट जट यार नाम आ जावे नहीं रहे, समझ ले वो याद करना है क्योंकि पूछ सके। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। अभी तो क्या है, अभी तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर नाम आएंगे, आप देखना। टोनोप्लास्ट क्या कहते हैं? रिक्तिका की झिल्ली को। रिक्तिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ व अन्य अनुपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब ये हो गया रे, जब अपन ने लाइसोसोम पढ़ा था तब अपन ने बोला था कि ये जो है कोशिका की साफ सफाई करती है, यानी जो भी मृत कोशिकाएं वगैरह हैं। और कोशिका के अंदर आपको पता है जैव रासायनिक क्रियाएं होती, उपापचयी क्रियाएं होती। ठीक है, उसके अंदर जो काम की चीजें होती है वो अवशोषित हो जाती है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ आते रहे? इस रिक्तिका या रसधानी में। समझ रहे हो चीज को? तो रिक्तिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ व अन्य अनुपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं की जो भी अपशिष्टि है वो सब कहाँ आएगी? रिक्तिका में। अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया रसधानी। रसधानी भी कैसी? संकुचनशील रसधानी। ध्यान रखना, अमीबा के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? पूछ लेगा। संकुचनशील रसधानी। रसधानी भी कैसी? संकुचनशील रसधानी। ठीक है, तो इसमें याद रखने की चीज क्या है? टोनोप्लास्ट, संकुचनशील रसधानी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अब है तारक इकाई। देखो अपन ने गोल्जी इकाई पढ़ लिया। ठीक है, अपन ने एक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और एक अपन ने पढ़ा था तारक का। ये तारक का ये पढ़ रहे अपन। ठीक है, जब अपन ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करी थी तब ये तीन नाम आए थे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर विकसित कोशिकांग गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक इकाई तीनों ही नहीं होते। समझ में आ गई चीज? तारक इकाई खोज किसने करी थी रे? बोवेरी। मुख्य रूप से किसका अंग है? जंतु कोशिका। पादप कोशिकाओं में भी होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। दो तारक केंद्र पाए जाते रहे तारक इकाई के अंदर। देखो कोशिका के अंदर केंद्रक के पास तारे के रूप में एक संरचना पाई जाती है, इसको तारक इकाई कहते हैं। इस तारक इकाई के अंदर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं और वो दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। मतलब सीधा सा एक यहां है तो दूसरा यहां होगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, जिससे शुक्राणुओं की क्या बनती है? पूंछ बनती है। जिससे शुक्राणुओं की क्या बनती है? पूंछ बनती है। ठीक है, और शुक्राणुओं की पूंछ तो किससे बनती है? तर्कु तंतुओं से। एक्रोसोम अभी पढ़ा था ना। एक्रोसोम कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाता क्या? बनाता है ना। एक्रोसोम कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और शुक्राणु की पूंछ कौन बनाता है? तर्कु तंतु। तर्कु तंतु अपन कोशिका विभाजन के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तारक इकाई।
छोटी छोटी सी बातें, अरे कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट आ गई, जैसे कि ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, ये तो है, लेकिन होते कैसे हैं? लंबवत होते हैं। सीधा सा पूछ लिया कि भाई तारक काय के अंदर तारक केंद्रों की स्थिति क्या होती है, लंबवत, समांतर, पूछने में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। लवक प्लेस्टिड, खोज अर्नेस्ट हैक्कल। इसकी उत्पत्ति कोशिका में जीवाणु प्रवेश से माना जाती है। मैंने जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था तब मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों एक ही मां के बेटे हैं, दोनों की उत्पत्ति एक जैसी है। कोशिका में जीवाणु प्रवेश, दोनों अर्ध स्वायत्तशासी अंग है। दोनों क्या है? अर्ध स्वायत्तशासी अंग है। देख लो, ठीक है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है, केवल किस में होता है? पादप कोशिका के अंदर होता है। अब लवक भी देखो, पहला है हरित लवक। इस हरित लवक को अपन क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। खूब पढ़ा है छोटी क्लासों में, 6ठी में, 8वीं में, 8वीं सब जगह पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण में उत्तरदायी, बिल्कुल क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है कौन? हरित लवक। उसके बाद मेरे वर्णी लवक, जिसको अपन कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। हरित ने कही गया है क्लोरो, वर्णी ने क्रोमो। फूलों व फलों का रंग निर्धारण होता है। फूल कैसे रंग का होगा, फल कैसे रंग का होगा, इसका निर्धारण अगर पादपों के अंदर कोई करता है तो वो है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। 2 होते हैं, नाम याद रखना, केरोटीन और जेंथोफिल। नाम क्या है? केरोटीन और जेंथोफिल। रेडी है? आगे चलें, चलिए। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। पहला है क्लोरो, दूसरा है क्रोमो, तीसरा है ल्यूको। क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? खाद्य संग्रहण का काम है, ध्यान रखना। पहले का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। दूसरे का काम क्या है? फूलों व फलों का रंग का निर्धारण। और तीसरे का काम क्या है? खाद्य संग्रहण। अब इसके अंदर देखो, एमिलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करता है, प्रोटीनोप्लास्ट नाम सही है प्रोटीन का संग्रहण, और इलियोप्लास्ट वसा का संग्रहण। समझ में आ गई? एमिलो स्टार्च, प्रोटीनो प्रोटीन, इलियो वसा। ठीक है। हरित लवक की आंतरिक झिल्ली पीठिका या स्ट्रोमा कहलाती है। ठीक है। और इसमें 70 प्रकार के आरएनए, प्रोटीन और वसा होती है। आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है? पीठिका या स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड पाए जाते हैं, और सिक्के के समान जो चपटे थाइलेकोइड होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। चपटे थाइलेकोइड को क्या कहते हैं? ग्रेना। और 2 ग्रेना के बीच में, 2 ग्रेना के बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी होती है ना, उस कड़ी को कहते हैं इंटरग्रेनम। क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण संबंधी एंजाइम स्ट्रोमा व थाइलेकोइड की झिल्ली में पाए जाते हैं। हरित लवक है, उस हरित लवक की आंतरिक झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? पीठिका या स्ट्रोमा। इस पीठिका या स्ट्रोमा के अंदर क्या पाए जाते हैं? थाइलेकोइड। ठीक है। अब ये थाइलेकोइड, जो थाइलेकोइड सिक्के के समान चपटे होते हैं ना, उनको अपन क्या कहते हैं? ग्रेना। 2 ग्रेना के बीच में इंटरग्रेनम। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अगर एंजाइम का पूछ ले तो स्ट्रोमा और थाइलेकोइड की झिल्ली में, स्ट्रोमा या हरित लवक की आंतरिक झिल्ली क्या है? स्ट्रोमा, एक तो ये और एक थाइलेकोइड। इनकी झिल्ली के अंदर क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ठीक है। ये तुम्हारे हो गया लवक या प्लेस्टिड। आगे चलते हैं। पर ऑक्सीसोम, छोटा सा एक कोशिकांग है। ठीक है। परोक्सीसोम का निर्माण कौन करता है? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया। सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडी, यह प्रकाशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट है, एक लाइन ही है, एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पर ऑक्सीसोम, जिसको सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडी कहते हैं, यह प्रकाशीय श्वसन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। इसके बाद में अंतिम अपना जो कोशिकांग है उसका नाम है साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन।
साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन, यह एक जालिकावत तंतु है जो प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित। ठीक है, यह क्या करता है? कोशिका का आकार और गति में सहायक। मतलब ये जो साइटोस्केलेटन है या साइटोपंजर है, ये कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये शब्द भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ कि कोशिका को यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है, कौन सा कोशिकांग प्रदान करता है, या कोशिका की गति में कौन सहायक है? साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन। ठीक है, उसके बाद पादप कोशिका में संचित भोजन किसके रूप में होता रहे? मंड के रूप में है। ये 2 लाइन अलग से लिखी मैंने लास्ट में। और जंतु कोशिका में संचित भोजन किसके रूप में होता रहे? ग्लाइकोजन के रूप में। इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों इनवास लिखी, ध्यान रखो। पादप कोशिका में संचित किसके रूप में रहे? मंड, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन। ठीक है, ये अपनी आज की जो चीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, आज की जो क्लास है। तो 2 क्लासों के अंदर हम लोगों ने ये देखा रे कि कोशिका है क्या चीज और कोशिका की संरचना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, समसूत्री अर्धसूत्री दोनों निपटा दें, और एक क्लास के अंदर ही बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जो चीजें याद रखने सिर्फ वही बताएंगे, फालतू की कोई चीज नहीं बताएंगे। पूरा का पूरा निचोड़ है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो बस नोट्स सामने ले लेना, बैठ जाना और मिला लेना। ठीक है, 6ठी से 10वीं तक एनसीईआरटी, आरबीसी सब कुछ निचोड़ के लाया हूं और मस्त रिवीजन बूस्टर आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये अपनी सेकंड क्लास भी अब पूरी होती है। एक बार आप सभी का धन्यवाद, और जितने से जितने हो सके, क्योंकि अभी 37 दिन ही बचे हैं, जितना हो सके आप खुद भी देखिए और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी सभी रीट में लगे हुए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बेनिफिट 101% मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहीं से, और इसलिए पहले मैंने बायोलॉजी शुरू की। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस का बड़ा लोचा रहता है, इसलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन सटीक एकदम मिलेंगे आपको, हूबहू मिलेंगे। अच्छी जानकारी है और किताबों का संग्रह, फालतू की कोई चीज नहीं है। तो जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।